नमस्कार। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो मोड़ है जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी और एक राष्ट्र की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन देखिए, ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 100 साल से धीरे धीरे सुलग रही एक आग थी, एक असंतोष था जो आखिर में भड़क उठा। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक विद्रोह की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत हुई एकदम तूफानी रफ्तार से। 29 मार्च बैरकपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया, एक चिंगारी। फिर ठीक एक महीने बाद भी नहीं, 23 अप्रैल को मेरठ में 80 सिपाहियों ने नए कारतूसों को हाथ लगाने से साफ मना कर दिया। और बस कुछ ही हफ्तों के अंदर 10 मई को मेरठ में एक खुला विद्रोह छिड़ गया। बात यही नहीं रुकी। अगले ही दिन 11 मई को ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए और 82 साल के बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया। सोचिए, एक छोटी सी घटना अब एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो चुकी थी। तो ये तो थी चिंगारी, लेकिन सवाल ये है कि वो ईंधन क्या था? वो कौन सी वजह थी जो पिछले 100 सालों से जमा हो रही थी, जिसने इस आग को इतना विकराल बना दिया? क्योंकि जाहिर है, सिर्फ कारतूस की एक घटना से इतना बड़ा विद्रोह तो नहीं हो सकता था, है ना? असल में इस विद्रोह की जड़ें पिछले 100 साल के ब्रिटिश राज में छिपी थीं। ये कई तरह के गुस्से का, कई तरह के असंतोष का नतीजा था, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक और धार्मिक भी। चलिए एक एक करके इन सभी कारणों को जरा गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, अर्थव्यवस्था की। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थी ना, उन्होंने भारत के पारंपरिक आर्थिक ढांचे की, कह सकते हैं, कमर ही तोड़ दी थी। और इसका नतीजा, समाज का हर तबका, हर वर्ग गुस्से से उबल रहा था। सोचिए, एक तरफ किसान थे जो भारी भरकम टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे। दूसरी तरफ जो रियासतें अंग्रेजों ने हड़प ली थीं, वहां के कारीगरों और शिल्पकारों का तो काम धंधा ही चौपट हो गया, उनकी रोजी रोटी छिन गई। और जमींदारों का क्या? क्वा वारंटो जैसे अजीब अजीब कानून लाकर उनकी जमीनें भी छीन ली गई। और उनकी जगह कौन ले रहा था? साहूकार और व्यापारी, जो अब नए पावरफुल जमींदार बन बैठे थे। तो ये तो थी आर्थिक मार। इसके साथ साथ कंपनी की जो राजनीतिक चालें थीं, वो भारतीय राजाओं और जनता दोनों के लिए बहुत अपमानजनक थीं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ही मकसद, कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों पर कब्जा जमाना। और इसका सबसे बड़ा, सबसे कुख्यात उदाहरण था लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे विलय की नीति भी कहते हैं। अब ये थी क्या? सीधी सी बात, अगर किसी राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधा कंपनी का हो जाएगा, बस। और इसी नीति का इस्तेमाल करके सतारा, नागपुर और हां, झांसी जैसे कई बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। जाहिर है, इससे भारतीय राजघरानों में जबरदस्त गुस्सा था। तो आर्थिक और राजनीतिक वजहें तो थीं ही, पर इनके अलावा एक और चीज थी, एक गहरा डर जो भारतीय समाज में घर कर गया था। लोगों को यह लगने लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, अंग्रेज खुद को नस्लीय तौर पर बहुत ऊंचा समझते थे और उनका बर्ताव काफी अपमानजनक होता था। फिर ईसाई मिशनरियों की वजह से लोगों में यह डर फैल गया कि उनका जबरदस्तन धर्म बदलवाया जाएगा। अब देखिए, सती प्रथा का अंत या विधवा पुनर्विवाह जैसे जो सुधार थे, उन्हें भी उस वक्त लोगों ने अपनी परंपराओं में सीधा दखल समझा। और तो और 1856 में एक कानून आया जिसने कहा कि अगर कोई धर्म बदलता है तो भी उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। और हद तो तब हो गई जब मंदिरों और मस्जिदों की जमीन पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये सब वजहें तो थीं जो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ा रही थीं। लेकिन वो जो आखिरी चिंगारी थी ना, जिसने इस बारूद में आग लगा दी, वो आई कंपनी की अपनी ही फौज के अंदर से, सिपाहियों के बीच से। सिपाहियों का गुस्सा भी कई वजहों से था। एक तो तनख्वाह में भारी भेदभाव, ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। ऊपर से सिंध जैसे नए इलाकों में नौकरी करने पर जो भत्ता मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। फिर एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसने कहा कि सिपाहियों को समंदर पार भी जाकर लड़ना पड़ेगा, जो उस वक्त कई जातियों के लिए धर्म के खिलाफ था। और फिर आई वो खबर, या कहें कि अफवाह, जिसने आग में घी डालने का काम किया, कि नई राइफल के कारतूसों पर
गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। और बस जैसे ही विद्रोह की आग भड़की, ये बड़ी तेजी से उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में फैल गई और यहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने इसकी कमान अपने हाथों में ले ली। और ये विद्रोह कितना फैला हुआ था, इसका अंदाजा इन नामों से लगता है। दिल्ली में कमान थी बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान के हाथों में। लखनऊ में बेगम हजरत महल मोर्चा संभाले हुई थी। कानपुर में नाना साहब थे और झांसी में इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई। इतना ही नहीं, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर जैसे कई बड़े स्थानीय नेताओं ने भी इस लड़ाई को जबरदस्त नेतृत्व दिया। शुरुआत में इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार इस विद्रोह को कुचल दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि भारतीय विद्रोही अंग्रेजों को हरा नहीं पाए? सच तो यह है कि दोनों सेनाओं के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे विद्रोही जिनके पास ज्यादातर तलवारें और भाले थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जिनके पास थीं आधुनिक एनफील्ड राइफलें। हमारे विद्रोहियों के पास कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई तालमेल नहीं था, जबकि अंग्रेजों की कमांड पूरी तरह से संगठित थी। विद्रोहियों की कोई एक सोच नहीं थी, जबकि अंग्रेजों का मकसद साफ था, भारत पर कब्जा बनाए रखना। और शायद सबसे बड़ा फर्क, अंग्रेजों के पास था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जिससे वो बिजली की रफ्तार से एक दूसरे से बात कर सकते थे, संदेश भेज सकते थे। और एक और बहुत बड़ी कमजोरी थी, ये विद्रोह पूरे देश में फैल ही नहीं पाया। इसका असर मुख्य रूप से सिर्फ मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक ही रहा। देश का पूरब, दक्षिण और पश्चिम, इन सब इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर जैसे कई बड़े भारतीय राजाओं ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। तो हां, विद्रोह नाकाम रहा, लेकिन इसकी नाकामी ने भी भारत के इतिहास पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इसके जो नतीजे निकले वो बहुत दूर तक जाने वाले थे और इन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो क्या क्या बदला? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब 1858 के एक नए कानून के तहत भारत की सत्ता सीधी ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया, जो अब सीधे महारानी का नुमाइंदा था। और हां, भारतीय सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया। उसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में फिर कभी कोई ऐसा विद्रोह सिर न उठा पाए। विद्रोह की नाकामी अपनी जगह है, लेकिन इसकी एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जरूरी विरासत है, और वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। ये कमाल की थी। बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम सिपाही तक सबने कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। सबने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह माना, और विद्रोह के दौरान गौ हत्या पर पाबंदी जैसे फैसले लिए गए, जो आपसी सम्मान की एक बहुत बड़ी मिसाल थे। अब इस विद्रोह को क्या कहा जाए, इसे लेकर इतिहासकारों में हमेशा एक बहस रही है। एक नजरिए से देखें तो वीडी सावरकर जैसे लोग हैं जिन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। उनके मुताबिक ये आजादी के लिए एक सोची समझी, एक सुनियोजित जंग थी। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जैसे बड़े इतिहासकारों का मानना था कि ये न तो पहला था, न ही ये राष्ट्रीय था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इससे अछूता रहा और समाज के कई बड़े वर्गों ने इसमें भाग ही नहीं लिया। तो विद्रोह को तो बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या इस विद्रोह ने अनजाने में ही सही एक ऐसी चिंगारी नहीं जला दी थी जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी मशाल बनी? क्या एक होकर लड़ने का, एक संयुक्त भारत का विचार इसी विद्रोह की राख से पैदा हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचना